गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिजाइन में लेक्चर सीरीज 8 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था थ्रेड के बारे में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी थ्रेड के क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। थ्रेड जॉइंट के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा डियर, वो उस थ्रेड के और आगे के पार्ट्स के बारे में होगा। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड। देन हम लोग और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर स्क्रू, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर थ्रेड। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डियर, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड पर, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डियर कि थ्रेड के शेप के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड एंगल। थ्रेड की शेप और एंगल के अकॉर्डिंग हम उस थ्रेड को पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सारे थ्रेड के एंगल के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट आपको इन सारे टॉपिक में एंगल आपको याद रखने हैं, हर थ्रेड के नेम और उसके एंगल याद रखने हैं। तो सबसे पहले डियर हम फर्स्ट थ्रेड पढ़ने चल रहे हैं BSW थ्रेड, जिसका नाम है हमारा, देखें फर्स्ट थ्रेड जो हम पढ़ने चल रहे हैं BSW। इसे हम लोग जानते हैं डियर ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड के नाम से। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो फुल नेम भी आपको याद रखना चाहिए। तो अब हम लोग पहले फर्स्ट थ्रेड पढ़ेंगे BSW थ्रेड। BSW थ्रेड, तो इस थ्रेड को जानने से पहले आपको हम पहले ये बता दें कि शेप कितने टाइप के होते हैं थ्रेड के। टाइप्स ऑफ शेप ऑफ थ्रेड। तो देखिए डियर, जो टाइप आपके होते हैं, फर्स्ट आपकी वी शेप थ्रेड होती है। वी शेप थ्रेड होती है। वी शेप का मतलब शेप आपका कुछ इस तरीके से होता है। सेकेंड थ्रेड आपकी जो होती है डियर, वो होती है स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का मतलब थ्रेड आपकी कुछ इस तरीके से बनती जाएगी। नेक्स्ट आपकी होती है डियर ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ट्रेपेजोइडल शेप, ट्रेपेजोइडल का मतलब ये होता है डियर कि आपकी थ्रेड कुछ इस आकार की बनाई जाएगी, इस तरीके से ट्रेपेजोइडल शेप में बनाई जाएगी। नेक्स्ट आपकी होती है डियर, थर्ड आपकी हो गई ट्रेपेजोइडल शेप, और नेक्स्ट शेप जो आपका होता है वो होता है आपका नकल थ्रेड, नकल शेप। नकल शेप थ्रेड क्या होते हैं डियर, ये कुछ इस तरीके से ऐसी थ्रेड बनाई जाती है। जब आप इधर भी देखेंगे इस तरीके से जो थ्रेड बनती है डियर, इस थ्रेड को हम लोग बोलते हैं नकल थ्रेड। तो ये हमारे शेप होते हैं थ्रेड के। अब आइए इन शेप के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट पढ़ने चल रहे हैं कौन सी थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, जिसे हम लोग कहेंगे BSW थ्रेड। तो यहाँ देखिए डियर, BSW थ्रेड आपकी वी शेप की होती है, और इसमें केवल और केवल एक ही पहचान होती है कि इस थ्रेड का एंगल आपका 55 डिग्री होता है। और अगर पिच की बात करें तो दो क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। देन अब इस थ्रेड के हाइट की बात करते हैं। देखिए एंगल का मतलब ये होता है डियर कि एक थ्रेड, देखो थ्रेड में हमेशा ये याद रखेंगे कि थ्रेड के दोनों शेप को, इस शेप को भी और इस शेप को भी, मतलब इसको और इसको, दोनों पार्ट को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। अदर केस में हम लोग एक पार्ट को फ्लैंक बोलते हैं, एक पार्ट को फेस बोलते हैं। लेकिन इस केस में हमारा क्या होता है डियर, थ्रेड के केस में दोनों पार्ट को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं।
अब आइए बात करते हैं। तो हमारा जो थ्रेड एंगल होता है वो क्या होता है, दो पास के कॉन्जुगेटिव थ्रेड के फ्लैंग के बीच बने एंगल के बीच को हम लोग थ्रेड एंगल कहते हैं। अब इसका एंगल कितना होता है, 55 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BSW का मतलब होता है 55 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, इसमें जो पिच होती है दो क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। एंड हाइट ऑफ थ्रेड, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि हाइट ऑफ थ्रेड कितना रखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो डियर, यदि इस रूट से इसके क्रिस्ट की टोटल हाइट हम लोग h लेते हैं, तो यहाँ से जो शार्प एज होता है डियर, अगर शार्प एज होगा तो थ्रेड हमारी क्या होगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस शार्प एज को इस तरह से थोड़ा सा सर्कुलर कर देते हैं। सर्कुलर मतलब नोज प्रोवाइड करा देते हैं। अब नोज कितने हाइट पे प्रोवाइड कराते हैं, तो ये h/6 पर इसके नोज को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BSW थ्रेड में थ्रेड एंगल कितना होगा, 55। शेप कैसा होता है, V शेप होता है, और इसकी हाइट अगर h हो तो इस पे जो नोज प्रोवाइड कराया जाएगा वो टॉप से h/6 पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सिंपल मशीन स्क्रू में इसका यूज करते हैं, क्योंकि पावर स्क्रू में इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग स्पेशल थ्रेड भी पढ़ेंगे जो पावर थ्रेड होगी, जैसे स्क्रू जैक। पावर का मतलब यह है कि हैवी पावर को हमारी थ्रेड ट्रांसमिट करे, और लाइट का मतलब यह है कि इस पर ज़्यादा पावर ना हो, ये केवल दो वर्कपीस को क्लैंप करके रखे, इस पर हम लोग पावर को ट्रांसमिट ना करें। स्क्रू जैक में जब हम लोग जैक को घुमाते हैं तो वही थ्रेड ऊपर जाती है और वो पूरी की पूरी थ्रेड रिस्पॉन्स करती है कार की बॉडी को ऊपर उठाने के लिए। तो ऐसी थ्रेड जिसपे हम पावर को ट्रांसमिट करें उसे बोलते हैं पावर थ्रेड। तो यहाँ पे ये V शेप की थ्रेड पावर ट्रांसमिट में यूज नहीं की जाती हैं। हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे पावर थ्रेड के बारे में, तो अभी हम लोग केवल नॉर्मल थ्रेड पढ़ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड पर। देखिए, इट इज ए सिमेट्रिकल V थ्रेड, यह एक सिमेट्रिकल V थ्रेड होती है। दैट मीन्स इन विच द एंगल बिटवीन द फ्लैंक इज 55 डिग्री, the BSW with fine pitch are used where great strength at the root is required। इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं डियर। देखो यहाँ पे इसका साइज कम है और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो यहाँ रूट ये आपका होता है रूट, तो इसका यूज हम लोग जहाँ पर हैवी स्ट्रेंथ क्लैंपिंग फोर्स की रिक्वायर्ड हो, पावर ट्रांसमिशन के नहीं, हाई क्लैंपिंग फोर्स की रिक्वायर्ड हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, BSW थ्रेड का यूज करते हैं, क्योंकि इसका रूट आपका कैसा होता है, रूट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर पिच की बात करेंगे तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये आपका होता है पिच सर्किल की बात करेंगे तो इस h के डिस्टेंस के आधे मतलब h/2 पर देखो ये डिस्टेंस आपकी जितनी होगी वही डिस्टेंस आपकी ये होगी। यदि इसे हम x मान लें, इसे y मान लें, तो x = y होगा। यहां से एक सर्किल जनरेट होगा, इस सर्किल को बोलते हैं पिच सर्किल। यह एक इमेजिनरी सर्किल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। These threads are also used for fine adjustment and where the connected parts are subjected to increase vibration as aero और ऑटोमोबाइल वर्क। मैक्सिमम यूज इसका हम लोग ऑटोमोबाइल के जितने भी नट बोल्ट मशीन पार्ट क्लैंपिंग पार्ट्स सारे बनाए जाते हैं, सब जगह पे आपको मैक्सिमम BSW थ्रेड मिलेगी। इस थ्रेड का जनरेशन कहाँ हुआ था, ब्रिटिश में हुआ था, ब्रिटिश इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रिटिश या BSW थ्रेड। ये हमारा हो गया डियर। नेक्स्ट बात करते हैं अगली थ्रेड हम लोग, देखिए यही हमारा है, दिस इज BSW थ्रेड विथ फाइन पिच एंड दिस थ्रेड आर यूज्ड ऑन स्क्रू फॉर प्रिसीजन वर्क। नॉर्मल स्क्रू में प्रिसीजन वर्क के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है डियर, देखिए दो टर्म होते हैं हमारे पास। एक टर्म होता है एक्यूरेसी एंड सेकेंड टर्म होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि यह टारगेट है, अब इस टारगेट पे हमें यहां पर हिट करना है,
हमारे पास 10 गोली है, 10 गन बैरल्स हैं। अब 10 गोलियों से हमें इस टारगेट को हिट करना है। अगर पहला टारगेट हमने लगाया वो एग्जैक्ट यहाँ पे आके लग गया, वो हमारा क्या है, 100% एक्यूरेट है। दूसरा टारगेट हमने लगाया वो यहाँ पे आगे लग गया, वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें एरर है, नॉट एक्यूरेट। ये आपका क्या हो गया, नॉट एक्यूरेट। तीसरा टारगेट हमारा यहां कहीं लग गया, यह भी क्या है, नॉट एक्यूरेट है। चौथा टारगेट यहां, पांचवा यहां, छठवां यहां, सातवां यहां, आठवां यहां। अब ये सारे टारगेट देखिए ये एक्यूरेट नहीं है, ये सारे टारगेट क्या हैं, नॉट एक्यूरेट। लेकिन सारे टारगेट, ये वाले सारे टारगेट एक ही पॉइंट पर रिपीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारे टारगेट एक्यूरेट नहीं है, बट नॉट एक्यूरेट बट प्रिसीजन। सारे टारगेट देखो, रिपीटेबिलिटी, जहां पर आप भले गलती करो लेकिन उसी गलती को बार बार रिपीट करो तो वो कहलाता है प्रिसीजन। मतलब एक्यूरेट हो या ना हो लेकिन अगर रिपीटेबल हो वो कहलाता है प्रिसीजन वर्क। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहुत ज्यादा गलतियां करो और बार बार गलतियां दोहराओ तो आप क्या सही हो, नहीं। वो तो एक प्रिसीजन को हम समझाने का तरीका बताए हैं। दूसरी बात, अगर आप यही टारगेट यहां पे लगातार इसी के आसपास लगातार हिट करो, पहली बार हिट किया टारगेट फिट हुआ, दूसरी बार हिट किया फिर टारगेट के राउंड आसपास गया, तो इस तरीके का वर्क आपका कहलाएगा एक्यूरेट एंड प्रिसीजन वर्क। एक्यूरेट का मतलब हिट आपका बिल्कुल टारगेट पे जा रहा है, प्रिसीजन का मतलब आपका रिपीट हिट आपका बिल्कुल टारगेट पे जा रहा है। तो ये होता है आपका प्रिसीजन वर्क में। इस स्क्रू के लिए हम लोग BSW थ्रेड का यूज करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए BSW थ्रेड में ये आपका थ्रेड स्पेसिफिकेशन होता था, तो इस तरीके से, सॉरी, ये आपका होता था थ्रेड स्पेसिफिकेशन, जिसमें ये थ्रेड एंगल होता था। अपर सरफेस को क्रिस्ट बोलते थे, लोअर सरफेस आपकी क्या होती थी, रूट होती थी, और इस तरह से इसको हम पूरा बनाते थे, इसका यूज होता था। नेक्स्ट थ्रेड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं BA थ्रेड। जैसे आपकी BSW थ्रेड होती है, BSW थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, उसी तरह से BA थ्रेड, यह भी आपकी ब्रिटिश में बनाई गई है, इसे बोलते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। BA का मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। अब इसमें ये समझिएगा कि BSW में 3 लेटर है तो एंगल 55 डिग्री हो गया, 2 लेटर है तो एंगल आपको याद रखना है 47.5, मतलब इससे लेटर की संख्या कम है तो इससे कम है तो एंगल भी कम हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। BSW 55 और BA थ्रेड आपका 47.5 डिग्री होता है। बाकी का जो स्पेसिफिकेशन आपका होता है डियर, ये लगभग आपका ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के बराबर होता है। ये जो आप देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम हाइट की बात करेंगे तो यह लगभग h/6 होती है, जैसे हमारा BSW थ्रेड में। बाकी सारी चीज हमारी यही होगी, 2 क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस हमारी पिच होगी, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसकी वैल्यू हमने आपको बताई। ऊपर से देखेंगे तो h/6 रखेंगे। अब इसका भी यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, मैक्सिमम मशीन स्क्रू, पावर स्क्रू में करते हैं, लेकिन BSW थ्रेड आपका हाई पावर क्लैंपिंग फोर्स को रिक्वायर करेगा, यह उससे थोड़ा सा लो एंड मीडियम पावर के लिए यूज करेंगे। ये कहलाती है आपकी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, देखिए अब नेक्स्ट होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड, जिसे ASW के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम लोग अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। ये थ्रेड हमारी होती है अमेरिकन थ्रेड, AW का मतलब होता है अमेरिकन थ्रेड। अब अमेरिकन थ्रेड ASW, अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड, तो इसका एक दूसरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, जो हमारी कहाँ होती है, अमेरिका कंट्री के थ्रू स्पेसिफाई की गई है। इनका जो स्टैंडर्डाइजेशन है डियर, वो जिस कंट्री के थ्रू बनाया गया है उसी कंट्री के थ्रू इनका नॉमेनक्लेचर दिया गया है, तो इसीलिए इनका कंट्री कोड के नाम से पड़ा हुआ है। अब जैसे देखिए, यह शेप भी आपकी, ये शेप भी आपकी V शेप की होती है,
वी शेप की होती है, लेकिन हमेशा याद रखना डियर, अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था तो उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाई, मतलब एक ऐसी थ्रेड बनाई जिसके बीच का एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब आप देखिए BSW में 55 डिग्री और BA थ्रेड में 47.5 डिग्री। और अमेरिकन, आपको याद करने का ट्रिक देखो, अमेरिकन में कई सारे लेटर है तो इसका मतलब इसमें थ्रेड एंगल ज़्यादा होगा, तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर आपको 55, 47.5 एंड 60 डिग्री तीन वैल्यू याद है तो आप ये समझना अमेरिकन में लेटर की संख्या ज़्यादा होती है तो एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा। BSW में 3 लेटर होंगे तो इनसे ज़्यादा 55 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद BA में 2 थ्रेड होंगे, 2 लेटर होंगे तो 47.5। ये आपका होता है थ्रेड एंगल। अब इसमें बात करते हैं डियर, इसका जो क्रिस्ट होता है, ये जो रूट यहाँ पे बनाए, देखो पिच तो आपका वही होगा, दो क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं, लेकिन इसका जो रूट होगा, इन दोनों में हम लोग h/6 लेते थे, लेकिन अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड में h/8 लेते हैं। तो यह आपका एक स्पेशल एडवांटेज होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर देखो थ्रेड आपकी यहाँ से कुछ इस तरीके से बना दें, इस तरीके से बना दें तो इस थ्रेड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो एंगल यहाँ से जाकर मिलता है, इसके बीच का जो गैप कितना रखा जाता है, यह इसके बराबर, दैट मीन्स h/8 रखा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। यदि इसकी टोटल हाइट आपकी h हो, टोटल हाइट आपकी h हो, तो आपका जो क्रीस्ट पे नोज बनेगा या नोज रेडियस बनेगा वो किस में बनेगा, h/8 पे बनेगा, और नीचे रूट पर भी h/8 होगा। तो यह याद रखना है, अमेरिकन के लिए h/8 और BSW एंड BA के लिए h/6। आइए देखते हैं इसका यूज। दिस थ्रेड हैज फ्लैट क्रिस्ट एंड रूट। यह लगभग आपकी कैसी मिलेगी, देखो अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे तो इसका जो क्रिस्ट मिलेगा, इसका जो क्रिस्ट मिलेगा लगभग फ्लैट मिलता है, लेकिन BSW थ्रेड एंड BA थ्रेड का जो क्रिस्ट मिलेगा वह इस तरीके से, BSW और BA थ्रेड का क्रिस्ट आपका कैसा मिलेगा, राउंडेड शेप का मिलेगा, लेकिन अमेरिकन थ्रेड का जो क्रिस्ट आपको मिलेगा कैसा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। और कितने हाइट तक मिलेगा, h/8 हाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्लैट क्रिस्ट कैन विथ स्टैंड मोर रफ यूज। मैंने कहा ना कि ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाया, अमेरिका है ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बनाएगा। अब आपका फ्लैट है तो ज़्यादा रफली यूज करेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया को कांटेक्ट करेगा तो थ्रेड जल्दी ब्रेक नहीं होंगी, तो इसीलिए मोर रफ यूज के लिए अमेरिकन थ्रेड को बनाया गया। देन शार्प वी थ्रेड, वी थ्रेड जितनी शार्प होगी वो थ्रेड की शार्पनेस की वजह से खराब होगा, तो इसीलिए ज़्यादातर हमने किसको बनाया, ज़्यादा रफनेस यूज करने के लिए अमेरिकन थ्रेड को बनाया। देन दीज थ्रेड्स आर यूज फॉर जनरल पर्पज, सामान्य पर्पज के लिए, लाइक दैट बोल्ट में, नट में, स्क्रू में, टैप्ड होल में, कहीं पर भी नॉर्मल आपको जो भी थ्रेड हमने बनाने की कोशिश की तो मैक्सिमम यूज हमने किसका किया, जनरल यूज के लिए अमेरिकन थ्रेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका है तो जनरल को यूज कर लेगा, लेकिन जनरल यूज में मतलब समझिए इसकी पहुंच देखिए, कुछ स्पेशल थ्रेड में आपके कम रिक्वायर्ड होगा लेकिन जनरल यूज में डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इन्होंने जनरल यूज के लिए एक ऐसी थ्रेड लाई जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो परचेजिंग ज़्यादा होगी, तो लोगों के अंदर उसकी वैल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ये आपका हो गया इसका यूज। अब देखिए, यूनिफाइड स्टैंडर्ड थ्रेड हैज राउंड क्रिस्ट एंड रूट विथ इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री। एक आपकी स्पेशल थ्रेड होती है जिसे हम लोग यूनिफाइड थ्रेड के नाम से जानते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना जानिए आप कि जो यूनिफाइड थ्रेड अगर आपकी बनेगी तो जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं 65 डिग्री है, तो उसी तरीके से यूनिफाइड थ्रेड इसको कहते हैं जिसमें राउंडेड क्रिस्ट बना दिया जाता है और रूट आपका लगभग 60 डिग्री होता है। एंगल आपका जो रूट का होगा ये 60 डिग्री ही होगा, लेकिन रूट आपका अगर कैसा बना दिया जाए, रूट आपका बना दिया जाए राउंडेड शेप का, तो ऐसी थ्रेड को बोलेंगे यूनिफाइड। ये भी आपको याद रखना है, अमेरिकन थ्रेड में रूट आपका फ्लैट रहेगा और यूनिफाइड थ्रेड में रूट आपका राउंडेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर।
अगली थ्रेड बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का मतलब ये हुआ डियर कि इस तरीके से आप थ्रेड देखो, थ्रेड का जो फेस है, ये जो फ्लैंक है, ये रूट से इसके एक्सिस से 90 डिग्री, एवरी पॉइंट पे 90 डिग्री इसका एंगल बनाएगा। ऐसी थ्रेड को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड, जिसमें थ्रेड का देखो, अगर पिच की बात करेंगे तो इस थ्रेड के सेंटर से इस थ्रेड के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को पिच ले लेंगे, या इस थ्रेड के इस किनारे से सेम अगली थ्रेड के वही फेस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच ले लेंगे, या इस थ्रेड के इस फेस से इस थ्रेड के इस फेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच कंसीडर करेंगे। ये हमारा होता है पिच। और स्क्वायर थ्रेड का डियर सबसे अच्छा याद करने का तरीका है कि ये जो गैप होता है, यदि इसकी पिच P है तो गैप आपका P/2 और थिकनेस आपकी P/2, मतलब जितना गैप होगा उतनी ही थ्रेड की थिकनेस होगी। यह इसकी एक पहचान होती है स्क्वायर थ्रेड की। और अगर इसके हाइट की बात करेंगे तो हाइट भी इसके थ्रेड के थिकनेस के बराबर रखी जाती है, दैट मीन्स P/2 रखी जाती है। जितना पिच होगा उस पिच का आधा इसका हाइट होगी। एंगल की बात करेंगे तो एंगल आपका 90 डिग्री ये होते हैं डियर स्क्वायर थ्रेड। इसकी यूज की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, द स्क्वायर थ्रेड बिकॉज ऑफ देयर हाई इफिशियंसी आर वाइडली यूज। अब स्क्वायर थ्रेड है तो देखो, अभी जब हम लोग पावर ट्रांसमिशन की थ्रेड की बात करेंगे तो पावर स्क्रू की बात करेंगे तो वहां पर स्क्वायर थ्रेड और ट्रैपेजॉइडल थ्रेड मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हाई पावर में यूज किया जाता है। तो स्पेशल पावर ट्रांसमिशन में भी यूज करेंगे और नॉर्मल केस में भी इसमें हाई पावर की जगह पे स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। लाइक दैट, जैसे द स्क्वायर थ्रेड बिकॉज ऑफ देयर हाई इफिशियंसी, स्क्वायर थ्रेड की इफिशियंसी हाई होगी क्योंकि हाई स्ट्रेंथ को यह ट्रांसमिट करेगा। आर वाइडली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। स्क्वायर थ्रेड हो गई, नकल थ्रेड हो गई, ट्रैपेजॉइडल थ्रेड हो गई, ये तीन थ्रेड आपकी क्या होते हैं डियर, पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं। और आगे हम लोग स्पेशल में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका पावर ट्रांसमिशन में, बोथ डायरेक्शन में। एंड सच टाइप ऑफ थ्रेड्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स। इनका यूज हम लोग ज़्यादातर देखो मशीन टूल्स में करते हैं, वाल्व में करते हैं, स्पिंडल में करते हैं, इन सब जगहों पे ज़्यादातर इनका यूज करते हैं। जैसे बेंच वाइस हो गया आपका नॉर्मल, स्पिंडल आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी स्क्वायर थ्रेड होगी, लेथ मशीन की रॉड होगी वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से स्क्वायर थ्रेड का यूज हम लोग करते हैं। कॉमा वाल्व हो गया। द स्क्वायर थ्रेड आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज वी थ्रेड बट दे ऑफर लेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ मोशन देन विटवर्थ थ्रेड। अब यहाँ पे देखते हैं डियर कि देखो, जैसे मान लो कि ये स्क्वायर थ्रेड है। अब सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो यह केवल इतने सरफेस एरिया को टच करेगा, और वी थ्रेड की बात करेंगे तो यह इतने सरफेस एरिया को टच करता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया टच होने की वजह से फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो स्क्वायर थ्रेड का एक ये एडवांटेज है कि यह सरफेस एरिया कम होता है, जिस वजह से स्मॉल फ्रैक्शन जनरेट हो। तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्मी थ्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक्मी थ्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर एग्जाम में इस थ्रेड के एंगल के बारे में पूछ लिया जाता है। दैट मीन्स 29 डिग्री एंगल ऑफ थ्रेड आर कॉल्ड एक्मी थ्रेड। बहुत बार पूछा गया है जेईई के एग्जाम में। तो ये आपका एंगल कितना होता है डियर, 29 डिग्री। और यह एक ट्रैपेजॉइडल यानी कि इस तरीके के शेप आपकी होती है, इस तरीके की शेप आपकी होती है। ऐसी थ्रेड को बोलते हैं डियर, ऐसी थ्रेड को आपको बोलते हैं, इस ट्रैपेजॉइडल थ्रेड को बोलते हैं, इस थ्रेड को हम लोग बोलते हैं एक्मी थ्रेड। जिसमें आपका स्पेसिफिकेशन क्या होता है डियर, अगर हम बात करें, देखो अगर पिच की बात करें तो हम चाहे तो इस किनारे से
इस किनारे तक की डिस्टेंस को ले लें, ये कहलाएगी पिच। चाहे तो यहाँ देखो सेंटर डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे डिसाइड करें तो ये जो डिस्टेंस हो वही डिस्टेंस यहाँ, मतलब एक इमेजिनरी सर्किल हम लोग जो ड्रा करें जिसे बोलते हैं पिच सर्किल। अब इस पिच सर्किल से यहाँ पे देखो ये पिच सर्किल लिए और यहाँ पे एक पिच सर्किल लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग डिसाइड करेंगे तो यह भी एक पिच कहलाएगा। तो चाहे तो पिच सर्किल से हम लोग नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। या एक टॉप की बात करेंगे तो टॉप पे एक किनारे से सेम अगली थ्रेड पर उसी किनारे के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। अब इस पिच पर देखिए डियर, इस पिच पर क्या करते हैं कि अगर इसकी बात करेंगे तो यह यदि इसकी पिच P होती है तो इसकी वैल्यू होती है 0.37 P के बराबर में होती है। दैट मीन्स अगर हम गैप ऑफ थ्रेड की बात करें तो यह हमारी P होगी, तो P माइनस 0.37 पिच के होता है। ये आपका इस तरीके की थ्रेड कहलाती है एक्मी थ्रेड, और इसकी हाइट डियर स्क्वायर थ्रेड की हाइट के बराबर होती है। दैट मीन्स यदि इसकी पिच P होगी तो इसकी हाइट इसकी P/2 के होती है। तो इस तरीके से बेसिक आपको क्या याद रखना है, इस मतलब टॉप सरफेस यानी क्रिस्ट की चौड़ाई, विड्थ ऑफ क्रिस्ट आपका होता है 0.37, ये हो गया विड्थ ऑफ क्रिस्ट। एंड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड आपका 29 डिग्री, यही ज्यादातर पूछा गया, हर बार एग्जाम में यही आता है, एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। देन अगर इसके हाइट की बात करेंगे तो यह होगा P/2, दैट मीन्स पिच के आधा होगा। चलिए ये हो गया आपका एक्मी थ्रेड। यह क्या है, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड। यह एक स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन है जिसे हम ट्रेपेजोइडल शेप में बना देते हैं। दैट मीन्स इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड एंड कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड। देखो अगर स्क्वायर थ्रेड को बनाना है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हमें थ्रेड काटना होगा। जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो इसमें क्या होंगे, डिस्टर्बेंस जनरेट होने लगेंगे, तो इसे काटना थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन ट्रेपेजोइडल को हम लोग इस तरीके से स्लेब में आसानी से स्लोप में काट सकते हैं। तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड को परफॉर्म करना इजीली होता है। यह स्क्वायर थ्रेड का ही एक मॉडिफाइड थ्रेड वर्जन होता है जिसमें स्क्वायर थ्रेड से ज़्यादा इफिशियंट और हाई पावर कैपेसिटी होती है इस थ्रेड में। तो यह एक स्पेसिफिकेशन होता है डियर एक्मी थ्रेड का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी होती है मीट्रिक थ्रेड। अब देखिए ये मीट्रिक थ्रेड आपका क्या होता है, केवल एंगल याद करना है। जैसे BSW थ्रेड आपका 55 डिग्री, BA थ्रेड आपका 47.5 डिग्री, अमेरिकन एसोसिएशन थ्रेड आपका ये होता है 60 डिग्री होता है, और एक्मी थ्रेड आपका 29 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड आपका 90 डिग्री होता है। सेम उसी तरीके से जब मीट्रिक थ्रेड की बात करेगा तो मीट्रिक थ्रेड आपका होता है डियर 55 से 60 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू होती है। और यह भी सिंपल आपकी कैसी होती है, सिमिलर एज BSW थ्रेड। यह एक BSW थ्रेड की तरह इस तरीके से आपकी बनाई जाती है। इसका मतलब क्रिस्ट हो गया, दो क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रूट बनेगा ये किस पर बनेगा, h/6 पर बनेगा। तो इस तरीके से यह हो गया हमारा h/6 और टोटल हाइट इसकी हमारी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो ऐसी थ्रेड जो BSW का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, बस BSW में एंगल 55 होता है लेकिन मीट्रिक थ्रेड में 55 से 60 डिग्री के बीच रखा जाता है। तो ऐसी थ्रेड को बोलते हैं मीट्रिक थ्रेड, और इट हैज एन इंक्लूड एंगल ऑफ 60 to 55 डिग्री, कॉमा इट इज एन इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। यह एक भारतीय थ्रेड हमारी है जो इंडिया के थ्रू बनाई गई है, हमारी अपनी कंट्री के थ्रू बनाई गई है। अभी तक हम लोग कहाँ की पढ़ रहे थे, ब्रिटिश की पढ़ रहे थे, अमेरिका की पढ़ रहे थे। अब ये थ्रेड हमारी क्या है, इंडिया की थ्रेड है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं डियर बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड आपकी कैसी होती है, इस तरीके की एक स्पेशल थ्रेड बनाई जाती है डियर। देखिए एक स्पेशल थ्रेड बनाई जाती है, ज्यादातर इसका यूज हैवी पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है या सेल्फ लॉकिंग डिवाइस वगैरह में किया जाता है। जैसे देखिए ये थ्रेड हमारी क्या होती है, एक परपेंडिकुलर होगा, फिर इस तरह से नॉर्मल, फिर एक टेपर होगा, फिर गैप, फिर परपेंडिकुलर, फिर नॉर्मल, फिर इसके बाद टेपर, फिर इस तरीके से, फिर परपेंडिकुलर, फिर टेपर। तो इस तरीके की थ्रेड आपके लिए दोनों तरफ अगर हम बनाएं तो ये ऐसे होगा, ऐसे। तो इस तरीके की थ्रेड आपके डियर ये कहलाती है बटरस थ्रेड। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड, स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड। यह एक स्पेशल टाइप की थ्रेड होती है जिसमें डियर देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक के एंगल की जब बात होगी तो यह 45 डिग्री होता है। कभी डायग्राम देकर पूछेगा तो आपसे देखो कुल मिलाकर इस एंगल की बात होगी तो यह कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो द एंगल ऑफ बटरस थ्रेड आर 45 डिग्री। तो आई होप आपको पीछे की भी सारी थ्रेड के एंगल याद होंगे और बटरस थ्रेड का भी एंगल याद होगा। और यह एक स्पेशल टाइप की थ्रेड होती है। इसे देखो इसकी पिच की बात करेंगे तो पिच इसकी होती है 0.75 पी के बराबर में होती है, कॉमा क्रीस्ट की विड्थ की बात करेंगे तो यह होता है, इसके विड्थ की बात करेंगे यह होता है 0.125 पी के पिच के बराबर में होता है। यदि इसकी पिच पी हो, अब पिच कहां से कहां तक निकालेंगे डियर, तो यहां से लेकर यहां तक सेम इसका हो गया पिच। अगर यहां से लेंगे यहां तक हो गया पिच, मतलब यहां से लेकर देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। एक थ्रेड को पकड़ेंगे, उसका जो सिरा हम टच करेंगे, सपोज करो इस थ्रेड का ये वाला फ्लैंक हमने लिया तो जस्ट अगली थ्रेड का सेम फ्लैंक लेंगे, उसके बीच की डिस्टेंस हमारी कहलाती है पिच। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारी होती है बटरस थ्रेड। अब इस बटरस थ्रेड में देखिएगा यूज कहां करते हैं, इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओनली इन वन डायरेक्शन। इसका सबसे ज्यादा यूज हम क्या करते हैं डियर, एक डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। स्क्वायर थ्रेड हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसको टाइट करेंगे तो यह आगे की ओर पावर को ट्रांसमिट करेगी, लेकिन लूज करेंगे तो पावर को नीचे की ओर ट्रांसमिट नहीं करेगी। बट स्क्वायर थ्रेड हमारी क्या है, एक डायरेक्शन में भी करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में भी पावर को ट्रांसमिट करती है, दोनों डायरेक्शन में करती है। देन इट हैज लो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक लाइक स्क्वायर थ्रेड। यह स्क्वायर थ्रेड से क्या होती है, जैसे स्क्वायर थ्रेड में हमने क्या किया, सरफेस एरिया को कम कर दिया, इसमें भी इसकी हाइट को कम कर दिया, तो कम सरफेस एरिया कांटेक्ट होने की वजह से फ्रैक्शन फोर्स कम जनरेट होगा, जिससे इस थ्रेड की लाइफ और ज़्यादा हैवी होगी। मैंने कहा कि यह एक स्पेशल टाइप की थ्रेड होती है। देन and we have the same strength as V thread, comma the spindle of bench wise are usually provided with buttress thread। तो इसका उपयोग जो बेंच वाइज के स्पेंडल होते हैं जिससे हम लोग उसको टाइट करते हैं, वहां पर हम लोग इस टाइप के थ्रेड का यूज। ये हो गया हमारा डियर बटरस थ्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखिए टाइप्स ऑफ स्क्रू फास्टनर। तो अभी हम लोग पावर स्क्रू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा नॉर्मल थ्रेड था, जितने हमारे हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू फास्टनर हमारे कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमारे हो गए थ्रो बोल्ट क्या होता है, टैप बोल्ट क्या होते हैं, स्टड क्या होते हैं, टैप क्या होते हैं, मशीन स्क्रू क्या होते हैं, सेट स्क्रू क्या होते हैं। इन सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते चलते हैं, फिर आगे हम लोग पावर स्क्रू पे भी डिस्कस करें। तो पहले आइए डिस्कस करते हैं डियर, हम लोग देखिए थ्रो बोल्ट एंड टैप बोल्ट के बारे में। थ्रो बोल्ट एंड टैप बोल्ट के बारे में तो देखिए एक इस तरीके का जो बोल्ट आपको दिखाई दे रहा है डियर, जब इसको हम लोग टाइट करते हैं किसी भी मशीन एलिमेंट में तो ये नट होता है, ये बोल्ट होता है। तो इसे हम लोग थ्रो बोल्ट क्यों बोलते हैं, एक हमारे पास थ्रो बोल्ट होगा और एक हमारे पास होगा
टैप बोल्ट। देखिए इस तरीके का बोल्ट जिसमें हम लोग देखो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर इंटरनल थ्रेड है और यहाँ पे हमने नट लगा दिया, और यहाँ पे देखो इंटरनल थ्रेड है, ये अंदर जाकर इसी में फिट हो गया है। तो ऐसे बोल्ट डियर जिसमें हम नट का यूज नहीं करें, अगर करें तो इस तरीके से एक सिरा आपका इस मशीन एलिमेंट में बैठ जाए लाइक दैट स्टड, लेकिन स्टड इसे हम नहीं कहेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नट को टाइट करेंगे। तो ऐसे बोल्ट को हम लोग बोलते हैं डियर टैप बोल्ट। दैट मीन्स इट इज स्क्रूड इनटू ए टैप्ड होल ऑफ वन पार्ट, द पार्ट आर फास्टेंड विदाउट नट। ऐसा नट जिसका एक पार्ट आपका बॉडी में फिट कर दिया जाता है, किसी भी मशीन की जिस मशीन में क्लैंप करना होता है उसकी बॉडी में फिट कर दिया जाता है, वह बाहर की ओर कुछ पार्ट इसका निकला रहता है, उसके ऊपर मशीन पार्ट रखकर हम लोग टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा टाइट कर दी। देखो ये हो गया मशीन पार्ट 1, ये हो गया, और ये हो गया मशीन पार्ट। अब इन मशीन पार्ट के बीच में हमने क्या किया, होल किया और इस बोल्ट को टाइट कर दिया यहाँ पे थ्रेड लगाकर। तो इस तरीके से यह इसको क्लैंप करके रखेगा विदाउट यूज ऑफ नट। द टाइप ऑफ बोल्ट विदाउट यूज ऑफ नट इज कॉल्ड टैप बोल्ट। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पार्ट उसके बॉडी में फिट कर दिया। अब बात करते हैं, देखिए थ्रो बोल्ट में क्या होता है डियर कि हम लोग मशीन पार्ट, ये मशीन का पार्ट 1 है, ये मशीन पार्ट 2 है, दोनों के बीच होल करेंगे और बोल्ट की बॉडी बाहर जाएगी और बाहर जाकर नट को लगाएंगे, देन इसे हम लोग टाइट करेंगे। तो ऐसे बोल्टिंग अरेंजमेंट को डियर हम लोग कहते हैं थ्रो बोल्ट। तो आई होप आपको थ्रो बोल्ट और टैप बोल्ट समझ में आ गया होगा। टैप बोल्ट मीन्स विदाउट यूज ऑफ नट, थ्रो बोल्ट मीन्स यूज ऑफ नट। थ्रो बोल्ट का मतलब क्या है, इट इज ए सिलेंड्रिकल बार विथ थ्रेड फॉर द नट एट वन एंड एंड हेड एट अनदर एंड। यह एक सिलेंड्रिकल बार होता है जिसमें एक एंड पे आपका बोल्ट का हेड होता है और दूसरे एंड पे हम लोग नट का यूज करते हैं। द सिलेंड्रिकल पार्ट्स ऑफ द बोल्ट इज नोन एज सैंक। तो ये जो बोल्ट का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं डियर, सैंक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो ये थ्रेड हम लोग इतनी थ्रेड यहाँ पे जनरेट कर दी और इसको टाइट कर, थोड़ा सा आगे तक जनरेट करके टाइट कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं, द थ्रो बोल्ट मे और मे नॉट हैव मशीन्ड फिनिश एंड आर मेड विथ आइदर हेक्सागोनल और स्क्वायर है। ये जो हमारे थ्रो बोल्ट बनाए जाते हैं डियर, अगर इसके टॉप में देखेंगे तो टॉप में या तो ये इस तरीके से स्क्वायर बनाया जाएगा और यहाँ पे ये हम देखेंगे ये इसकी बॉडी होगी। अगर टॉप से देखें तो ये इस तरीके से हेक्सागोनल होंगे और ये आपका इस तरीके से बनेगा। हेक्सागोनल में जब देखेंगे तो ऐसे आपका हेक्सागोनल, तो ये आपका हेक्सागोनल शेप या स्क्वायर शेप में बनाया जाता है थ्रो बोल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए थ्रो बोल्ट शुड पास इजिली इन द होल व्हेन पुट अंडर द टेंशन बाय ए लोड अलोंग इट्स एक्सियल इफ लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इस बोल्ट को हम लोग जब टाइट करते हैं डियर तो ये क्या करता है, दोनों के बीच में देखो ये इसको कंप्रेस करेगा तो ये आपस में टेंशन एक्टिव करता रहेगा। जब इस बोल्ट मैकेनिज्म को हम लोग फिट करेंगे, कॉमा इफ द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यदि इस एक्सिस के, मान लो कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड हम लोग इस पे अप्लाई करें किसी भी मशीन एलिमेंट पे, तो टेंडिंग to slide one of the connected part along the other end thus subjected to। अब इसमें देखिए डियर क्या होता है कि जब इस पे हम लोग इस तरीके से इस एक्सिस के along ऐसा लोड लगाते हैं तो यहाँ से ये बोल्ट सीयर होने का चांस होता है। सीयर होकर ये पार्ट ऐसे सीयर एरिया में कट के अलग चला जाएगा और दूसरा सीयर एरिया
नीचे बच जाएगा तो इस एरिया में ये बोल्ट आपका शियर होके अलग हो जाएगा। जब इस पे क्या होगा, इस एक्सिस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगेगा, टेंसाइल लोड तो यह इस तरीके से फेल। और हमेशा याद रखिएगा डियर कि मशीन कंपोनेंट जिस मटेरियल का बनाएंगे, बोल्ट कंपोनेंट उससे वीकर मटेरियल का बनाएंगे। हमेशा बोल्ट एंड नट या फास्टनर जो भी यूज करेंगे, फास्टनर हमेशा मशीन एलिमेंट से वीकर बनाते। देन बात करते हैं टैप बोल्ट भी हो गया, ये टैप बोल्ट हमारा हो गया। अब बात करते हैं स्टड क्या होते हैं। स्टड क्या होते हैं डियर कि देखो, जब हम जैसे मान लो कि ये मशीन फाउंडेशन हो गया, अब फाउंडेशन में एक इस तरीके का एलिमेंट लगा दिए जिसमें क्या है कि यहां से यहां तक कोई थ्रेड नहीं जनरेट है, कोई थ्रेड। लेकिन अगर इधर बात करें तो ये थ्रेड हमारी जनरेट है, और इधर बात करें तो ये थ्रेड हमारी जनरेट है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मशीन बॉडी पार्ट्स में होल करते हैं, और होल करके इस स्टड को इस थ्रेड के माध्यम से, यहाँ इंटरनल थ्रेड होती है, और इसको इसके अंदर टाइट कर देते हैं। देन इसके ऊपर हम लोग बोल्ट अरेंजमेंट, नट अरेंजमेंट लगा देते हैं। नट अरेंजमेंट लगाकर इसको टाइट कर देते हैं, तो यह मशीन का फाउंडेशन हमारा आसानी से टाइट रहता है, फिक्स रहता है। तो स्टड ऐसे पार्ट को कहते हैं डियर जिसकी एक साइड या दोनों साइड में थ्रेड जनरेट होती है। जैसे ये आपका ये हो गया इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसमें सपोज करिए कि एक साइड में हमने थ्रेड जनरेट कर दिया, तो दूसरे साइड को यहाँ उठाया और इस पार्ट में वेल्ड कर दिया, इस पार्ट को यहाँ वेल्ड कर दिया और ऊपर नट से टाइट कर दिया, तो ये कहलाएगा सिंगल साइडेड स्टड, सिंगल साइडेड स्टड, सिंगल साइड थ्रेड स्टड। और अगर हमने इधर भी थ्रेड जनरेट कर दिया, अब इस थ्रेड को यहाँ पे ले आएंगे, इंटरनल थ्रेड जनरेट करेंगे और इसको टाइट कर देंगे, देन ऊपर नट लगाकर इसको टाइट कर देंगे, तो ये कहलाएगा डबल साइडेड थ्रेड या स्टड। तो इसे बोलते हैं स्टड, जिसका यूज करते हैं मशीन फाउंडेशन वगैरह में जॉइंट बनाने के। चलिए देखिए, ये स्टड इज ए राउंडेड बार। स्टड आपका क्या होता है, एक राउंडेड बार होता है, बार थ्रेडेड एट बोथ एंड और वन एंड, या तो बोथ एंड पे होगा या वन एंड पे होगा। वन एंड पे होगा तो वेल्ड करना पड़ेगा। वन एंड ऑफ द स्टड स्क्रूड इनटू ए टैप्ड होल ऑफ द पार्ट टू बी फास्टेंड। एक एंड को टैप्ड होल में, जहां पे टैप द्वारा थ्रेड बनाई गई है, उस पे फास्टेंड कर देंगे, वाइल जबकि द अदर एंड रिसीव्ड ए नट ऑन द, जबकि दूसरे एंड पे नट से इसको टाइट कर दिया जाता है। कॉमा, स्टड आर चीफली यूज्ड इंस्टेड ऑफ टैप बोल्ट। स्टड आपका क्या होता है, आपका सिंपल और सस्ता होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन टैप बोल्ट आर अनस्क्रूड और रिप्लेस्ड दे हैव ए टेंडेंसी टू ब्रेक ऑफ द थ्रेड इन द होल। यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं डियर, देखो वाइब्रेशन वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, यदि यहाँ पे हम नट बोल्ट का यूज करें तो ड्यू टू वाइब्रेशन ये मशीन पार्ट इस थ्रेड के क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक कर देगा तो थ्रेड आपकी फेल हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टड यूज करते हैं। ये आपका स्टड का नॉमेनक्लेचर और मेन फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं कैप स्क्रू क्या होते हैं डियर। तो इस तरीके के आप देखिएगा, जितने भी हेड, इसके हेड के अकॉर्डिंग अगर हम किसी स्क्रू को बनाते हैं, स्क्रू का मतलब यह है कि यहाँ पे हम लोग नट का यूज नहीं करेंगे, सीधे इसको हम लोग मशीन में फास्टेंड कर देंगे, जिसमें क्या होता है, ये थ्रेड जनरेट होती हैं। और अब इनके हेड के अकॉर्डिंग ये होता है आपका हेड, ये होता है आपका बॉडी या सैंक, बॉडी या सैंक। अब इनके हेड के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसका हेड हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल भी रख देते हैं। हेक्सागोनल का मतलब हम लोग मशीन रिंच वगैरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। अदरवाइज इसके हेड में हम लोग स्लॉट काट देते हैं। स्लॉट काटने की वजह से हम लोग इस पे क्या, स्क्रू ड्राइवर का यूज करके इसको टाइट और लूज कर देते हैं। तो इसके हेड के अकॉर्डिंग इसको कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। देखिए कैप स्क्रू क्या होते हैं डियर, पहले कैप स्क्रू समझ लीजिए, फिर इसके बाद
स्क्रू फास्टनिंग मेथड समझ लीजिएगा। इनके हेड के अकॉर्डिंग द कैप स्क्रू आर सिमिलर टू टैप बोल्ट एक्सेप्ट दैट दे आर स्मॉल साइज एंड एंड वैरायटी ऑफ शेप ऑफ हेड आर अवेलेबल। टैप स्क्रू क्या होते हैं कि सिमिलर होते हैं आपके टैप बोल्ट की तरह, लेकिन इसके हेड के अकॉर्डिंग इसको कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे इसके हेड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका बोल्ट कैप स्क्रू होता है। बोल्ट कैप स्क्रू का मतलब ये है डियर कि इसके ऊपर बोल्ट हेड हेक्सागोनल या स्क्वायर हेड होता है और इसे रिंच वगैरह से टाइट कर दिया जाता है। और ये जो कैप स्क्रू आपके होते हैं इस पे स्लॉट काट दिए जाते हैं। स्लॉट काटेंगे तो यह आपका रेक्टेंगल टाइप का होगा, लेकिन इस पे इस तरीके से थोड़े से सर्कुलर टाइप के होल कटे होंगे और यह आपका सर्कुलर शेप का होगा। यह आपका इस तरीके से वी शेप, इसका एंगल आके यहाँ पे मिलता है। इसका एंगल दो तरीके से होता है, एक आपका 60 डिग्री होता है, एक आपका 90 डिग्री होता है। यह दो एंगल में होता है। जब इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग करेंगे तो 60, 90 डिग्री टू क्लासिफिकेशन में इसको बनाया जाता है। जब 90 डिग्री बनाते हैं तो इसकी जो विड्थ होती है वह इसके डायमीटर की, यदि इसका डायमीटर डी है तो इसकी विड्थ 2D रखी जाती है। और जब अगर 60 डिग्री होगा, एंगल कम होगा तो मतलब इसकी वैल्यू कम होगी। तो 60 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.5D और 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू होती है 2D के बराबर होती है, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ सैंड। तो ये हमारा होता है। अब आगे बात करते हैं डियर। इस तरीके से इस पे स्लॉट काट देते हैं और इसके हेड में ग्रूव भी काट देते हैं। इस तरीके से इस पे ग्रूव काट देते हैं ताकि उस पे देखो ये आप हेक्सागोनल ग्रूव काट देंगे तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, स्लॉटेड रेंज का यूज करके इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं जिसे हम लोग गुटका रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो इससे इसको हम लोग लूज या टाइट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर कैप स्क्रू। आइए आगे बढ़ते हैं, मशीन स्क्रू की बात करते हैं। मशीन स्क्रू और सेट स्क्रू हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से जैसे हमारे कैप स्क्रू होते हैं वैसे हमारे मशीन स्क्रू और सेट स्क्रू होते हैं। बस इनका दे आर सिमिलर ऑफ कैप स्क्रू, ये कैप स्क्रू की तरह ही सिमिलर होते हैं, बट इनका क्या होता है विथ द हेड स्लॉटेड फॉर ए स्क्रू ड्राइवर। इस पे जो स्लॉट बने होते हैं उसको स्क्रू ड्राइवर से, नॉर्मल छोटे वर्क जैसे घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह को टाइट करने के लिए जिस स्क्रू पेज का यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं मशीन स्क्रू एंड सेट स्क्रू। दीज आर जनरली यूज्ड विथ नट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मशीन स्क्रू है तो उस पर हम लोग नट का यूज करेंगे और सेट स्क्रू है तो इसको हम लोग देखो सिंपली यह एक इस तरीके से बना होता है, इसको हम लोग मशीन पार्ट्स में फुली क्रॉस कर देते हैं, देन एक साइड से हम लोग नट को टाइट कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं मशीन स्क्रू। और इनके हेड के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन अभी हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं सेट स्क्रू हमारे क्या होते हैं। तो यह भी सिमिलर आपका मशीन स्क्रू की ही तरह होता है, बट दीज आर यूज टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। यह दो पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, सेट स्क्रू का। दैट मीन्स ए सेट स्क्रू इज स्क्रूड थ्रू ए थ्रेडेड होल इन वन पार्ट so that its point press against friction between the point of the screw and one of the parts। यह क्या करता है, जैसे दो पार्ट हो गए, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्रू को लगा दिया। मान लीजिए ये हो गया और इसके बगल में ये हो गया। अब इसको हमने स्क्रू से टाइट कर दिया, ये स्लॉट काट दिया। अब ये टाइट हो गया, यहाँ पे इसके थ्रेड जनरेट हो, अब टाइट कर दिया। यह अगर n RPM से रोटेट करे तो इसकी वजह से, इस थ्रेड की वजह से इसे भी n RPM पे रोटेट कराए तो दैट मीन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन के चांसेस नहीं होंगे। तो ऐसी जगह पे हम लोग सेट स्क्रू का यूज करते हैं। दे मे बी यूज इंस्टेड ऑफ की और इन कनेक्शन विथ ए की वेयर द प्रिवेंट रिलेटिव मोशन एक्सियल मोशन ऑफ द शाफ्ट की एंड हब असेंबली, जिसका यूज हम लोग शाफ्ट में, की में, हब में करते हैं। शाफ्ट का मतलब ये हो गया,
की का मतलब क्या होता है डियर, जैसे ये सैफ्ट हो गई, इसके ऊपर इसको अगर हमें फिट करना है, ये यहाँ पे हम लोग की लगा देते हैं। इस की का यूज करते हैं इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, जिससे ये सैफ्ट जितनी स्पीड से चले उतनी ही स्पीड से ये आपकी क्या हो, इस तरीके से आपकी पुली भी रोटेट करें। तो सैफ्ट और पुली के बीच में रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, की का यूज करते हैं। की को हटाकर अगर यहाँ पे हम लोग की को हटाकर हम लोग देखो, ये हो गया आपका पुली, ये पुली का इंटरनल डाया हो गया और ये हो गया सैफ्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, इस पे होल करके ये हम लोग इस तरीके से स्क्रू का यूज कर लें। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने टाइट कर दिया है, यह सैफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करेगा। तो मल्टीपल स्क्रू का यूज करके इसको हम लोग टाइट कर दें। ये होता है आपका सेट स्क्रू। इस तरीके से आपके सेट स्क्रू होते हैं। इनके हेड जनरली 2 एंगल के बनाए जाते हैं। मैक्सिमम आपका 90 डिग्री यूज किया जाता है और दूसरा एंगल आपका होता है 60 डिग्री। यदि इनके हेड एंगल की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपका 90 डिग्री यूज किया जाता है और अनदर होता है 60 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से इनके सेट। नेक्स्ट बात करेंगे लॉकिंग डिवाइसेस। लॉकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं डियर, जैसे देखो कि एक मशीन पे हमने नट बोल्ट टाइट कर दिया, अब वहां पे अगर वाइब्रेशन की वजह से वह नट रीओपन हो रहा है, हमने क्या लगा दिया, फ्रिक्शन, हमने क्या लगा दिया, स्ट्रेस को कम करने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वॉशर का यूज कर दिया। लेकिन फिर भी वह नट क्या हो रहा है कि बार बार इस तरीके से रीओपन हो जा रहा है। ये मान लो कि मशीन पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया और यहाँ पे नट लगा दिया, यह रीओपन हो जा रहा है डियर। तो इस नट एंड बोल्ट को वाइब्रेशन की वजह से रीओपन से रोकने के लिए, लूज होने से रोकने के लिए, इससे स्मॉल साइज या इसके बराबर साइज या स्मॉल और सेम साइज का एक एक्स्ट्रा नट यूज करते हैं, जो इस नट को मेन नट को रीओपन होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो इस नट को हम बोलते हैं लॉक नट, जिसे हम बोलते हैं लॉकिंग डिवाइस। तो कुछ नट का यूज करके हम लोग लॉक कर लेते हैं, कुछ उसमें स्लॉट बनाकर हम लोग यूज कर लेते हैं। ये सारे हमारे होते हैं लॉकिंग डिवाइसेस। तो लॉकिंग डिवाइसेस में हम लोग जैसे लॉक नट देखेंगे, ये मेन नट होगा, ये लॉक नट होगा। इस तरीके से हम देखेंगे लॉकिंग डिवाइसेस में ये आपका नट होगा और यहाँ पे हम लोग कैस्टल टाइप के शेप काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि यह रीओपन नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, कैप आपका बना देंगे, उस कैप को आपको क्या करेंगे, मोड़ देंगे, मोड़ कर इसके ऊपर फिट कर देंगे। आपका नट के ऊपर ऐसे कैप को मोड़ देंगे ताकि नट रीओपन ना हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लॉकिंग डिवाइसेस में इस तरीके से कुछ इलास्टिक पीस लगा देंगे ताकि यह क्या हो, रीओपन होने से इसको रोके। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं डियर, लॉकिंग डिवाइसेस होते हैं। एक हम लोग इस तरीके का स्प्रिंग टाइप का वॉशर भी यूज कर लेते हैं। अब इस वॉशर को जब यहाँ पे लगा देते हैं तो ये क्या करता है, लगातार स्प्रिंग इसको टेंसाइल फोर्स क्रिएट करती रहती है, जिससे इसके रीओपन होने के चांसेस कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ये सारे हमारे डियर क्या हैं, लॉक नट होते हैं। देन इसके बाद हमारा आ जाएगा पावर। चलिए लॉकिंग नट में हमारा क्या है, देखिए लॉकिंग डिवाइसेस में क्या होते हैं। लॉकिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट द लूजिंग ऑफ थ्रेड बिटवीन द नट एंड स्क्रू व्हेन अ वाइब्रेशन आर जनरेटेड ऑन मशीन एलिमेंट। जब मशीन एलिमेंट पे वाइब्रेशन जनरेट होंगे तो उन स्क्रू थ्रेड को लूज होने से प्रिवेंट करने के लिए लॉकिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। लॉकिंग कैन बी accomplished बाय फॉलोइंग 3 मेथड। इसे हम लोग 3 मेथड से यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड आपका क्या होगा डियर, बाय क्रिएटिंग सप्लीमेंट्री फ्रिक्शन। हम लोग उस नट एंड बोल्ट के बीच में हाई फ्रिक्शन जनरेट करा देंगे, जिस वजह से वह एंटी क्लॉकवाइज आसानी से ना घूमे, तो नट आपका लूज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग ऑफ स्पेशल लॉकिंग डिवाइस लाइक एज स्लिप पिन एंड एटसेट्रा। एंड लास्ट हम लोग क्या करते हैं, बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसको हम लोग प्लास्टिक यानी कि थोड़ा सा बेंड कर दें, मोड़ दें, चपटा कर दें, तो जिस वजह से वह क्या होगा, जैसे मान लो
कि ये हो गया बॉडी, ये हो गया दूसरी बॉडी, ये हमने लगा दिया मान लो नट। चलो ये हो गया बोल्ट का हेड और ये हो गया नट टर्मिनल थ्रेड। अब इस हेड को हम लोग हैमरिंग एक्शन से इस तरीके से प्लास्टिक डिफॉर्म कर देंगे तो यह नट ऊपर नहीं जा पाए। तो इस तरीके से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी यूज करते हैं। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस आर अवेलेबल इन प्रैक्टिस, ओनली सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन। बहुत सारे लॉकिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं डियर, लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे देखो बाय यूजिंग ऑफ फ्रैक्शन, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ा देंगे ताकि वाइब्रेशन की वजह से इसे एंटी क्लॉकवाइज होने से रोके। जब हाई फोर्स या हाई टॉर्क लगाकर रिंच से हम खोलेंगे तब खुल जाए, लेकिन सेल्फ ना ओपन हो, सेल्फ ना लूज हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाय यूज ऑफ स्पेशल लॉकिंग डिवाइस लाइक दैट नट हो गया, जैम नट हो गया, कैस्टल हो गया, कैप स्क्रू हो गया, ये सारे स्पेशल होते हैं। और थर्ड क्या होगा, बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो सेकेंड वाले में हम लोग समझते हैं कि लॉकिंग डिवाइस में एक लॉक नट लगाते हैं। लॉक नट की हाइट मेन नट के या तो बराबर रखेंगे या तो इससे कम रखेंगे, ज़्यादातर केस में इसकी हाइट इससे कम रखते हैं। ये हमारे होते हैं लॉक नट। नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं, कैस्टल नट भी नट की तरह होता है, बस इसमें क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, जिस वजह से इन स्लॉट पे हम लोग फंसा देते हैं। अब इसको हम टाइट कर देते हैं तो यह इसे रीओपन नहीं होने देता है। जहां पर ऐसे स्लॉटेड नट दिखे उसे बोलते हैं कैस्टल। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, देखो कैस्टल नट आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक पिन होती है, इस पिन को इस तरीके से बाहर कर देते हैं तो यह इसे एंटी क्लॉकवाइज जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ये होता है कैस्टल नट। ये स्प्लिट पिन लगा देते हैं इसके अंदर, ये यहाँ से ऐसे पिन हमने लगाया तो पिन इससे बाहर चला जाता है और पिन को इस तरीके से आप मोड़ देते हैं तो यह नट क्या होता है, रीओपन नहीं हो पाता। जैसे आप देखो फैन, जब आप फैन टांगते हो तो फैन में क्या होता है, जब आप फैन ऊपर लगाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि एक नट को आपने टाइट कर दिया, फिर एक पिन निकाला, पिन को थोड़ा सा मोड़ दिया, पिन निकाला, पिन को मोड़ दिया, तो वो आप क्या करते हो कि बोल्ट के हेड में ही पिन लगाकर मोड़ देते हो। वहाँ पिन का यूज करते हो ताकि वह रीओपन होकर बोल्ट बाहर ना जाने पाए। अदरवाइज बोल्ट बाहर हो जाएगा तो फैन कभी भी नीचे गिर सकता है जो डैमेज करेगा। तो इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेम यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे उस पिन को इस बोल्ट के इस हेड के मतलब इस नट के अंदर ही ऐसे इस तरीके से फिट कर दें। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कैप स्क्रू। कैप स्क्रू का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कैप प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था इलास्टिक पीस ऑफ सेट स्क्रू, आपका इलास्टिक पोर्शन यूज कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये होता है। कॉमा स्प्रिंग वाशर लगा देते हैं। स्प्रिंग वाशर लगाने से इस वाशर को जब यहाँ लगा देते हैं, ये वाशर क्या है कि लगातार इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, कॉन्टिन्यू अप्लाई टेंसाइल फोर्स लगातार इस पे अप्लाई रहता है, जिस वजह से इस नट को एंटी क्लॉकवाइज या लूज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे डियर हमारे क्या हैं, लॉकिंग डिवाइसेस थी। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कुछ पावर स्क्रू होते हैं। पावर स्क्रू का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं डियर, पावर स्क्रू का यूज हम लोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। पावर को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू जैक का यूज करते हैं। स्क्रू जैक क्या होता है, जब हम उसको रोटेट कराते हैं वह लोड को ऊपर उठाता है। लोड जितना भी ऊपर उठ रहा है वह सारी थ्रेड के ऊपर ही रहता है, उसकी थ्रेड की बॉडी पर नहीं रहता है, उस नट की बॉडी पे नहीं रहता है, उसकी थ्रेड पर सारा लोड रखा रहता है। वो जो आपका लोड ट्रांसमिट करता है उसे डियर हम लोग बोलते हैं पावर थ्रेड। चलिए, ये हमारी होती है पावर थ्रेड। इन्हीं पावर थ्रेड के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, क्या क्या पावर थ्रेड होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड, कितने टाइप की थ्रेड होगी और उसका एप्लीकेशन क्या होगा, कैसी कैसी थ्रेड होती है। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर थ्रेड में हमारी क्या होगी, एक्मी थ्रेड आएगी। एक्मी थ्रेड के बाद हमारी जैसे पावर थ्रेड में ये एक्मी थ्रेड आएगी, बटरस थ्रेड आएगी, फिर उसके बाद हमारी स्क्वायर थ्रेड आएगी, नकल थ्रेड आएगी। उसमें पिच क्या होगा, लीड क्या होगा, सिंगल स्टार्ट स्क्रू क्या होंगे, डबल स्टार्ट स्क्रू क्या होंगे, ट्रिपल स्टार्ट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रखी है।
फिर हम लोग हेलिक्स एंगल डिस्कस करेंगे, फिर मल्टीपल थ्रेड स्क्रू। मल्टीपल थ्रेड स्क्रू का मतलब क्या होगा, एक स्क्रू पे कितने मल्टीपल थ्रेड हमारे बने हुए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको, पावर। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, पावर स्क्रू। पावर स्क्रू वह होते हैं जी जिसकी थ्रेड पर हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे स्क्रू जैक। ऐसे स्क्रू को हम लोग बोलते हैं पावर स्क्रू। दैट मीन्स इट इज मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड ट्रांसमिटिंग पावर। यह क्या करता है डियर, जैसे देखो ये थ्रेड आपकी हो गई, अब इस पे ये थ्रेड बनी हुई है। अब इसको हम क्या करें डियर, रोटरी मोशन जब प्रोवाइड कराएंगे तो यह आगे की ओर बढ़े, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यह क्या करे, पीछे की ओर बढ़े। मतलब आप देखिए स्क्रू जैक को जब हम गोला घुमाते हैं तो जैक ऊपर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जैक नीचे आता है। तो यह क्या करता है, रोटरी मोशन को एक्सियल मोशन में कन्वर्ट करता है। ऐसी डिवाइस को पावर स्क्रू बोलते हैं, जिसके माध्यम से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। चलिए ये हो गया। बस इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, लगभग 40 से 50% होती है। ये याद रखना है आपको कि जैसे कभी पूछ ले क्वेश्चन कि पावर स्क्रू की इफिशियंसी कितनी होती है, अभी आगे हम बात करेंगे। तो नॉर्मली 40% होती है, और स्क्रू जैक की इफिशियंसी जब बात करेगा ये होती है 50%। ये सारे सेल्फ लॉकिंग डिवाइसेस होते हैं, मतलब जितना हमने आगे घुमा दिया है तो पावर हम लोड को हटा देंगे, वह वापस कभी नहीं आएगा, उसी पे रुका रहेगा। ऐसे डिवाइस को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग डिवाइसेस। चलिए देखिए एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टू रेज द लोड को उठाने में किया जाता है, टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन इन मशीनिंग ऑपरेशन, दैट मीन्स लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन पे, लीड स्क्रू पे एक्यूरेट मोशन जब थ्रेड काटते हैं तो एक्यूरेट मोशन अचीव करने के लिए पावर स्क्रू का, कॉमा टू क्लैम्प ए वर्कपीस को क्लैम्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, लाइक दैट बेंच वाइस में हम लोग इसका यूज करते हैं। टू लोड ए स्पेसिमैन, किसी स्पेसिमैन पर लोड अप्लाई करने के लिए, कॉमा लाइक दैट एग्जाम्पल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है डियर, आप देखेंगे वहाँ स्क्वायर थ्रेड लगी होती है, लोड को रेज करने के लिए हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं, ताकि दोनों जाम में क्लाइंब करके वर्कपीस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड किया जा सके। पार्ट्स ऑफ पावर स्क्रू, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्क्रू होता है, नट होता है, और ए पार्ट ऑफ होल्ड आइदर स्क्रू एंड नट इन द प्लेस। ये इस तरीके से होते हैं डियर। एक आपका देखो ये पार्ट होता है, एक स्क्रू होता है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, और ये इस तरीके से होते हैं। ये मान लीजिए ये आपका एक सेक्शन है, अब इस सेक्शन में एक नट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये थ्रेड आपके जनरेट हो, ये थ्रेड, अब इसमें एक होल कर दिया जाता है, एक रॉड को प्रोवाइड करा जिसमें हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं, जिससे यह ऊपर और नीचे एक्सियल डायरेक्शन में मोशन करता है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स हेल्ड टुगेदर स्क्रू एंड नट इन प्लेस्ड। ये आपका सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया, इतने पार्ट्स होते हैं। एडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो एडवांटेज आपके क्या होते हैं डियर, लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी, हैवी लोड को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति पूरी की पूरी 10 क्विंटल या 15 क्विंटल की कार या 50 टन के ट्रक को आसानी से टायर को चेंज कर देता है। तो यह इसके मेन एडवांटेज होते हैं। कॉमा ओवरऑल डायमेंशन इज स्मॉल रिजल्ट इन कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन, छोटा सा स्क्रू जैक होता है लेकिन पूरी की पूरी कार या ट्रक के बॉडी को रेज कर देता है, बहुत स्मॉल कंस्ट्रक्शन होता है। इट प्रोवाइड्स लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज लाइक दैट लोड is 15 kilonewton can be raised by applying either 400 न्यूटन। हम बहुत कम एफर्ट लगाकर लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज को अचीव करते हैं। यह हमारा स्क्रू जैक का बेसिक एडवांटेज होता है। जैसे
मतलब पावर स्क्रू का। जैसे हम अकेले अगर चाहें तो पूरी कार को नहीं उठा सकते, लेकिन स्क्रू जैक को हमने लगा दिया और हम ही अपनी मोशन से अपनी पावर लगाकर टॉर्क अप्लाई करके उसको उठा दे रहे हैं, लेकिन यूज करके स्क्रू जैक का। इसका मतलब वह हमारे एफर्ट को कम करके बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज देता है। देखिए, इट कैन गिव हाईली एक्यूरेट लीनियर मोशन, यह एक हाईली एक्यूरेटेड लीनियर मोशन को प्रोवाइड कराता है। अब डिसएडवांटेज भी इसके कुछ है, जिसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या क्या है डियर? जैसे पुअर इफिशिएंसी एज लो एज 40% विथ द एक्सेप्शनल लीड स्क्रू और लेथ और स्क्रू जैक के लिए 50%। नॉर्मल केस में 40% होगा, स्क्रू जैक के लिए 50% होगा, इसकी इफिशिएंसी कम होती है। देन हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड केस रैपिड वियर। अब जब हम थ्रेड को ऊपर उठाते हैं तो सभी थ्रेड से पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो हर थ्रेड पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेड मैच करते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो हाई फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से थ्रेड की लाइफ कम होती है। देन स्क्वायर थ्रेड नट इज यूजुअली मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। स्क्वायर थ्रेड में हम लोग नट को सॉफ्ट मटेरियल का बनाते हैं ताकि नट पहले फेल हो, जिससे दोबारा नट को चेंज करें और पावर स्क्रू को चेंज ना करें, पावर स्क्रू को सेफ रखें। ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स में स्प्लिट टाइप ऑफ नट इज यूज्ड टू कंपनसेट ऑफ द वियर। ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब आपसे पूछेगा स्क्वायर थ्रेड में, तो वहां पे नट को हम लोग सॉफ्ट मटेरियल का बनाएंगे, और जब आपसे पूछेगा ट्रेपेजोइडल थ्रेड, तो उस समय हम लोग नट आपका कैसा बनाएंगे? स्प्लिट टाइप नट यूज करेंगे। तो ये हो गया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं? पावर ट्रांसमिशन में एंड सेल्फ लॉकिंग पर्पज लाइक दैट स्क्रू जैक, क्लैंप एंड मशीन वाइज। ये हमारे हो गए। अब फॉर्म ऑफ थ्रेड हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको हमने बताया था कि वी थ्रेड आर नॉट सुटेबल फॉर पावर स्क्रू ड्यू टू हाई फ्रिक्शन। वी थ्रेड को हम लोग पावर स्क्रू में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वी थ्रेड का शेप आपका इस तरीके से होता है, तो हाई सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा, जिससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसीलिए हम लोग स्क्रू विथ स्मॉलर एंगल ऑफ थ्रेड सच एज ट्रेपेजोइडल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड प्रेफर फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में हम लोग नॉर्मल स्क्वायर थ्रेड और हम लोग ट्रेपेजोइडल थ्रेड का यूज करते हैं। एक स्पेशल थ्रेड बनती है नकल थ्रेड, नकल थ्रेड का भी यूज करते हैं, हमने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ थ्रेड की जब बात करेंगे तो ये स्क्वायर थ्रेड में आपका ये प्रॉपर्टीज होती है, ट्रेपेजोइडल या आइसोमेट्रिक थ्रेड की ये प्रॉपर्टी। ये भी आपका वही है, बस रिवीजन के लिए अलग पार्ट में हमने। दैट मीन्स अगर स्क्वायर थ्रेड की बात करेंगे तो स्क्वायर थ्रेड हैज लेस थिकनेस एट द कोर डायमीटर, थस रिड्यूस कैरिंग कैपेसिटी। स्क्वायर थ्रेड आपकी क्या होती है? ये थिकनेस आपकी क्या होती है? लेस होती है, इस वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। और ट्रेपेजोइडल थ्रेड मोर थ्रेड थिकनेस, कोर डायमीटर, मोर स्ट्रॉन्ग एंड हाई कैरिंग कैपेसिटी। ट्रेपेजोइडल थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड वर्जन है, और यह आपका स्क्वायर थ्रेड से ही बनाया गया है, इसे बनाना आसान है, और यह हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए बनाई गई। देन वियर इज कंपनसेटेड बाय मेकिंग नट ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। नट आपका सॉफ्ट मटेरियल का बना लेंगे, सॉफ्ट मटेरियल का बना लेंगे तो नट पहले फेल होगा और आपका स्क्रू थ्रेड सेफ रहेगा, तो यह एक रिजल्ट अच्छा देगा। बट इसमें बाय यूजिंग ऑफ स्प्लिट टाइप नट, स्प्लिट टाइप नट यूज कर लेंगे तो स्प्लिट नट फेल होगा, जिससे हमारा क्या होगा कि थ्रेड आपका सेफ रहेगा। When thread get warm out, two half of the nut are tightened together. ये हमारा होता है स्प्लिट नट यूज कर लेते हैं। देन हम बात कर रहे हैं, देखो ये हो गया स्क्वायर थ्रेड और ये हो गया आपका ट्रेपेजोइडल आइसोमेट्रिक थ्रेड। इस तरीके से होता है, इस तरीके से स्क्वायर थ्रेड होता है। सारी स्पेसिफिकेशन हमने बता रखी है। पिच की बात करेंगे तो पिच ये होगा, इसकी हाइट p/2 इसके लिए भी होगा, p/2 इसके लिए भी होगा। पीछे की टॉपिक में हमने सब डिस्कस कर रखा है। एक्मी थ्रेड भी हमने आपको बता रखा है। इसमें देखो स्पेशल टाइप्स ऑफ थ्रेड में अगर पावर ट्रांसमिशन करना हो तो जनरली एक्मी थ्रेड का एंगल हमारा 29 डिग्री होता है, बट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजोइडल थ्रेड इज आइडेंटिकल थ्रेड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेपेजोइडल थ्रेड, बट थ्रेड एंगल इज 29 इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री।
और ट्रेपेजोइडल थ्रेड आपको इस तरीके से हमने आपको बताया था। ये जो थ्रेड बनेगी डियर, ये आपकी थ्रेड, इस थ्रेड को हम लोग कहते हैं ट्रेपेजोइडल थ्रेड। इसी को कहते हैं एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का नॉर्मल एंगल 29 डिग्री होता है और यह 29 से 30 डिग्री तक पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर सेम एज ट्रेपेजोइडल। जैसे ट्रेपेजोइडल का बताया था सेम उसी तरीके से इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इस तरीके से ये बनती है। पिच भी हमने आपको बता रखा है P/2 होती है। देन बटरस थ्रेड का भी हमने आपको बताया, बेंच वाइज में इसका यूज करते हैं। और बटरस थ्रेड आपको मैंने बताया था कि यह एक स्पेशल टाइप की थ्रेड होती है। इट कंबाइन ऑफ एडवांटेज ऑफ स्क्वायर थ्रेड एंड ट्रेपेजोइडल थ्रेड। यह देखो, एक साइड में स्क्वायर थ्रेड का एडवांटेज देगा, एक साइड में आपका ट्रेपेजोइडल का देगा। इसकी बात करेंगे तो इसको हमने बताया था 0.125 ही होता है, ये होता है। और आपका हाइट 0.75 पिच के बराबर होगा। एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो ये बटरस थ्रेड भी मैंने आपको डिस्कस किया था। स्पेशल टाइप में अगर एडवांटेज की बात करेंगे और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जो पावर स्क्रू हम लोग यूज करते हैं। देखो, हायर इफिशियंसी कंपेयर्ड विथ ट्रेपेजोइडल थ्रेड। अगर हम बात करें किसकी? बटरस थ्रेड की, तो बटरस थ्रेड का आपका क्या होता है? इफिशियंसी हायर होगी एज कंपेयर टू ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ट्रेपेजोइडल थ्रेड की अपेक्षा इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑन थ्रेड मिलिंग मशीन पर मिलिंग कटर का यूज करके इस थ्रेड को आसानी से फॉर्म किया जा सकता है। एंड स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर एंड ट्रेपेजोइडल थ्रेड। यह ट्रेपेजोइडल और स्क्वायर दोनों से स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है। बट डिसएडवांटेज क्या डियर? इट कैन ट्रांसमिट पावर एंड मोशन ओनली वन डायरेक्शन। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि यह केवल एक डायरेक्शन में पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। स्क्वायर थ्रेड बोथ डायरेक्शन में और बटरस थ्रेड भी आपका बोथ डायरेक्शन में यूज। बटरस थ्रेड आर आइडियली सुटेड फॉर कनेक्टिंग टर्बुलर कंपोनेंट, ट्यूबुलर कंपोनेंट। ये हो गया। पिच हमने आपको बता रखा है डियर। पिच आपका क्या होता है? दो थ्रेड के बीच, ये थ्रेड हो गया आपका, यहां से क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्क्रू फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट थ्रेड। एक थ्रेड पॉइंट के दूसरे करस्पॉन्डिंग थ्रेड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच, ये हमारा पिच होता है। देन हमने आपको लीड भी बता रखा है कि लीड आपका क्या होगा कि इस थ्रेड को क्लॉकवाइज एक बार मूव कराने पर जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसे लीड कहते हैं। और एक बार मूव कराने पर वन पिच आगे बढ़े तो उसे सिंगल स्टार्ट थ्रेड कहते हैं। देखिए, फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड स्क्रू द लीड इज सेम एज द पिच। लीड आपका क्या होगा? पिच के बराबर होगा। एक लीड में पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और डबल स्टार्ट में एक आपका लीड में पिच का 1/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ट्रिपल स्टार्ट में एक लीड आपका पिच का 1/3 ट्रेवल करेगा। मैंने अभी भी बताया, प्रीवियस थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था। ये आपका नॉमिनल या मेजर डायमीटर में हमने आपको बताया था कि क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच के जो डायमीटर या सबसे लार्जर डायमीटर होगा। एक्सटर्नल थ्रेड के लिए मान लो इस पे एक्सटर्नल थ्रेड इस तरीके से बनी है, तो ये जो लार्जर डायमीटर आपका बनेगा ये कहलाएगा आपका नॉमिनल डायमीटर। अगर इंटरनल थ्रेड की बात करें, ये सपोज करो तो इस पे लार्जर डायमीटर ये वाला होगा और स्मॉलर डायमीटर ये होगा। तो ये लार्जर डायमीटर नॉमिनल थ्रेड हो जाएगा या फिर मेजर डायमीटर हो जाएगा। और स्मॉलर डाया आपका नॉमिनल, देखो लार्जर डाया आपका मेजर डाया हो जाएगा और स्मॉलर डाया आपका रूट डाया होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉलर डाया। ये हो गया हमारा। हेलिक्स एंगल भी हमने आपको बता रखा है। देन आपका हेलिक्स एंगल इस तरीके से मेजर किया जाता है। और इसके यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाईली ट्रेवलिंग स्पीड जब रिक्वायर्ड होती है। देखो ये हमारा क्या है? मल्टीपल थ्रेड
मल्टीपल थ्रेड मतलब मोर देन वन थ्रेड आर यूज हम लोग कब यूज करेंगे, जब इट इज यूज वेयर हायर ट्रेवलिंग स्पीड इज रिक्वायर्ड, जहां पर बहुत हाई ट्रेवलिंग स्पीड की रिक्वायर्ड हो वहां पर मल्टीपल थ्रेड का यूज करेंगे। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं से पुट अप किया जाएगा। कॉमा फॉर डबल स्टार्ट स्क्रू, डबल स्टार्ट का मतलब ये होता है कि इस, देखो मान लो ये आपकी थ्रेड हो गई, इसके एक रोटेशन में यदि इसके पिच की डिस्टेंस p है तो यह क्या हो p/2 डिस्टेंस आगे बढ़े। सिंगल स्टार्ट में पूरा पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है, डबल स्टार्ट में 2 बार रोटेट करने पे पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ट्रिपल स्टार्ट में 3 बार रोटेट करता है तब पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फॉर डबल स्टार्ट स्क्रू द ट्रेवलिंग स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ सिंगल स्टार्ट। डबल स्टार्ट में क्या होता है, स्पीड आपकी डबल हो जाती है सिंगल स्टार्ट के रिस्पेक्ट। देन इफिशियंसी ऑफ द मल्टी स्टार्ट स्क्रू, मल्टी स्टार्ट का मतलब क्या है, देखो हम मल्टीपल थ्रेड की बात कर रहे हैं, जैसे सिंगल स्टार्ट, अब मल्टीपल का मतलब हो जाएगा डबल स्टार्ट कॉमा ट्रिपल स्टार्ट, डबल स्टार्ट एंड ट्रिपल स्टार्ट, ये हमारे होते हैं मल्टीपल स्टार्ट। और मल्टीपल स्टार्ट का जो होता है इफिशियंसी ऑफ मल्टी स्टार्ट स्क्रू विल बी हायर देन इफिशियंसी ऑफ सिंगल स्टार्ट स्क्रू, दिस इज ड्यू टू हायर हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल आपका हाई होता है। और हेलिक्स एंगल आपका क्या होता है डियर, देखो इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ द थ्रेड विद ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। मतलब आपका देखो जैसे ये आपका एक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जाए और ये आपकी थ्रेड जा रही है, इस थ्रेड के फ्लैंक से इस परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं हेलिक्स। तो ये हमारा होता है फॉर, देखो फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय द मेन रेडियस गिवन टॉर्क रिक्वायर्ड रेज ऑफ द लोड। तो किसी भी लोड को रेज करने के लिए फोर्स को हम लोग, देखो हम लोग फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस F इंटू आर, ये हमारा टॉर्क होता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मेन रेडियस, देन हमारा लोड निकल जाता है। ये हो गया हमारा हेलिक्स एंगल, मल्टी स्टार्ट थ्रेड स्क्रू हो गया। और मैकेनिकल, देखो अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टार्ट स्क्रू विल बी लेस देन मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल स्टार्ट स्क्रू। ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये है कि हम जितना एफर्ट लगाएं उससे कई गुना ज़्यादा हमें क्या मिले, आउटपुट मिले। आउटपुट का मतलब ये है कि कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोड को हम लोग रेज कर सके। तो सिंगल स्टार्ट में कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा लोड को रेज कर देंगे, लेकिन डबल और ट्रिपल स्टार्ट में कम रेज कर पाएंगे। इफिशियंसी ज़्यादा होगी डबल और ट्रिपल स्टार्ट की, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो यथास effort required to raise particular load is more in multiple thread screw। मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट स्क्रू में एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे सेम लोड को रेज करने के लिए, जबकि सिंगल स्टार्ट में एफर्ट कम लगाते हैं। इट इज लाइक दैट सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीज मे बी लॉस्ट इन मल्टी थ्रेड स्क्रू। तो यह एक सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की तरह वर्क करता है। सेल्फ लॉकिंग का मतलब जितना हमने घुमा दिया उसी पर रुका रहेगा, उसको हम लोड हटा भी लेंगे तो वह रिटर्न नहीं होगा। ये होता है आपका सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। मल्टीपल थ्रेड स्क्रू आर यूज्ड इन हाई स्पीड एक्चुएटर एंड फ्लूइस वाल्व। फ्लूइस वाल्व और एक्चुएटर में हम लोग मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड का यूज करते हैं। ये था हमारा डियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रू स्क्रू एंड थ्रेड डिवाइसेस से रिलेटेड हमारा लेक्चर था, जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड के शेप याद करने हैं और उससे रिलेटेड उसके एंगल को याद करना है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।